हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड री एग्जाम के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप लोग स्टेट का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो स्टेट के लिए भी आप लोग ये सारे क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। साइंस के बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस हैं और ये मतलब कि घटना चक्र है, 2 घटना चक्र हो चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जाकर जरूर देख लीजिएगा चैनल पर। और क्या कहते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं तो आप लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आपको जिस सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसमें आपका हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। आनुवांशिकी कहेंगे, बी में है सूक्ष्म जैविक, सी है कोशिका विज्ञान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम करवा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आपका आनुवांशिकी हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। और दूसरा है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो किस रूप में जमा होती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन या ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिकांग में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो फर्स्ट है आपका राइबोसोम, बी है गोल्गी बॉडी, और सी है लाइसोसोम, और डी है आपका अंतर्द्रव्यी जालिका। तो आपका लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो अगला देखेंगे, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, क्या होगा। रक्त की अल्पता, आई थिंक रक्त की कमी हो जाती है। और स्कर्वी, हड्डियों में दुर्बलता, त्वचा के रोग, तो रक्त अल्पता होता है, आप लोगों को पता रहा होगा। और अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होना चाहिए। तो 97.4 फ़ारेनहाइट कितना होना चाहिए, 98.6। तो आपका यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। तो पिनियल ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। तो आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीपीओ में, ठीक है। तो आपका तीसरी आंख कहा जाता है किसे, मानव शरीर की, तो पिनियल को कहा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वे हैं, वही कौन से हैं। वर्टेज, कार्पस, कार्टिलेज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका कार्टिलेज हो जाएगा, जिससे मोड़ा नहीं जा सकता है। हड्डियां होती हैं, सख्त नहीं होते हैं और इन्हें मोड़ा जा सकता है, ठीक है। जो कार्टिलेज होती हैं इनको मोड़ा जा सकता है, ओके। और नेक्स्ट है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो ए ऑप्शन में आपका शैवाल और कवक, बी है कवक और बैक्टीरिया, सी है शैवाल और वायरस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, शैवाल और कवक हो जाएगा। मादा एनोफ्लिस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, क्यों बैठती है, अध स्तर की सतह के समकोण पर, बी है अधा स्तर के सतह साथ एक कोण पर। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, अधा स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है, ओके।
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी होती है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए? तो आरबीसी होगा कि प्लेटलेट होगा, लिम्फोसाइट्स होगा, इन तीनों में से क्या होगा? आप लोग एक बार कमेंट करके फट से जरूर बता दीजिएगा क्या होना चाहिए थोड़ा डिटेल में। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका इसमें से जो है आपका हो जाएगा, तो आपका लिम्फोसाइट्स हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है आपका? फर्स्ट है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, और बी है मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, और सी है सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी सख्त और मोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो मानव के शरीर के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन गलत होगा आपका? जोड़े में काम करती हैं या हड्डी को धक्का दे सकती हैं, तो और मांसपेशियां जो होती हैं सख्त होती हैं, छोटी भी होती हैं और मोटी भी होती हैं, इसमें कहा है। तो ये तो बात तो सही है, लेकिन जो हड्डी को धक्का दे सकती है ये बात यहाँ पे गलत है। तो जो गलत है वही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन चुनने के लिए बोला है। ओके, यहाँ पे आपका पहला वाला आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन में है आपका ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो पहला है आपका श्वेत रक्त कणिका, बी है आपका लाल रक्त कणिका, और सी है आपका प्लेटलेट्स, और डी में है आपका सभी। तो ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर से बनता है, तो यहाँ पे आपका श्वेत रक्त कणिका होगा। ओके, रक्त कणिका कौन सा है? श्वेत रक्त कणिका होगा आपका, WBC होगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो किस अंग में आपका जो है उपकला कोशिका पाई जाती है? पहला है बाल में, बी है नाक में, और सी है आपका फेफड़ा, और डी है अग्न्याशय। तो किसमें होगा आपका उपकला कोशिका? इन चारों में से किसमें होगा? तो आपका इसमें से उपयुक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखेंगे अतिमंजर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? और ए में है आपका ऑप्शन में फेफड़ा, और बी है रीढ़ की हड्डी, और सी है शरीर के जोड़, डी है आंत। तो आंत हो जाएगा आपका। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें फर्स्ट है आपका उर्वरकों, शाकनाशियों तथा कीटनाशकों के रूप में रसायनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, और बी है कार्बनिक खाद्य पुनर्जीवित फार्म विशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्पता मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और सी है कार्बनिक खाद्य पुनर्चक्रित फार्म जो है अपशिष्ट तथा जैव। आपका यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सी क्रिया जो है पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? ए है आपका श्वसन, बी है ज्वालामुखी उत्वेदन, और सी है कार्बनिक पदार्थों का क्षय, डी है प्रकाश संश्लेषण। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। और अगला है निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधों को चुनिए, यहाँ पे बोला है आपका। तो आपका फर्न हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, फर्न हो जाएगा। ओके, अगला है अश्वारोगार निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? पहला आपका भूरा शैवाल, बी है लाल शैवाल, और सी है हरा शैवाल, और डी है सफेद शैवाल। तो कौन सा शैवाल होगा अश्वारोगारा में? तो हरा शैवाल हो जाएगा। ठीक है, हरा शैवाल होगा। और अगला है निम्न में से शैवाल का उदाहरण है। तो शैवाल का उदाहरण इसमें से कौन सा है? डायटम होगा कि बी वाले ऑप्शन में है आपका राइजोपस, और सी है फ्यूनेरिया, और डी है अमीबा। तो जो है इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा होगा? तो डायटम हो जाएगा आपका,
और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है, आपका बी में है मोलस्का, और सी है टेनोफेरा, और डी है प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ है। अगला है, निम्न से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट है आपका माइको रिजल फंगी, और सेकंड है ब्लू ग्रीन सेवाल, और थर्ड है बैसिलस थुरिंजिएनिस हो जाएगा आपका। तो उदाहरण में आपका जैविक उर्वरक के रूप में कौन सा होगा? माइकोरिजल फंगी और आपका ब्लू ग्रीन शैवाल। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला है, निम्न से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम में को संशोधित किया? तो फर्स्ट है अदरक, बी है मूली, सी है चुकंदर, डी है गाजर। तो अदरक हो जाएगा। ओके, और अगला है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग कितना पानी होता है, यहाँ पे पूछा है। तो लगभग कितना पानी होगा? इसमें से आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, लगभग 70%, या 20 से 30%, या 10 से 20%, या 30 से 40%। तो लगभग 70% हो जाएगा। अगला है, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? धूप से जलना हो सकता है, जिसे सनबर्न बोलते हैं, और दूसरा है मोतियाबिंद, और सी है आपका त्वचा का कैंसर, और डी है त्वचा का मुरझाना। तो चारों हो जाएगा सही, इसमें से चारों हो सकते हैं। इसमें से सही उत्तर, इसमें से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों हो जाएगा। ओके, अगला है, कुरकुमा लोगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो कुरकुमा लोगा जो है हल्दी के जो है मसाले का नाम है। ठीक है, कुरकुमा लोगा जो है हल्दी मसाले का नाम है। ओके, तो आपका यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो कितना प्रतिशत होगा आपका? वयस्क मनुष्यों का पूछा है। 20% होगा, या 30%, या 40%, या आपका 50%। तो आपका 50% हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा जो है किस विटामिन की कमी के कारण होगा? ए या B3, और सी में है आपका डी, और डी ऑप्शन में है आपका B1। ओके, या भी CDPO 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका B3 हो जाएगा। विटामिन के कारण होता है, पेलाग्रा रोग जो होती है वो विटामिन 3 के कारण से हो जाता है। अगला है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, ऊपर वाला क्वेश्चन है। कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो सी या B12। तो B12 हो जाएगा आपका। ओके, अगला है, जो विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो है, तो विटामिन के हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आपका ए होगा, ना ही बी होगा, और सी में आपका विटामिन डी भी नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि विटामिन के होगा जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो फर्स्ट है आपका विटामिन D2, और बी है विटामिन D3, और सी है विटामिन B12, और डी है विटामिन 6। तो इसमें से कौन सा होगा? आर्गोकैल्सिफेरॉल। तो किस विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम? तो आपका विटामिन B2 हो जाएगा। ओके, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, विटामिन B2 हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। पहला है यकृत में, बी है त्वचा में, और सी है फुफ्फुस में, और डी है वृक्क में। तो इसमें से आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यकृत में मानव में विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेकोफेराल है और इसका बेरी बेरी है, तो यही वाला सम्मिलित नहीं है। तो आपका यहाँ पे बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि यही सम्मिलित नहीं है, रॉन्ग आंसर पूछा है, रॉन्ग का रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ये सभी सम्मिलित हैं, ये सब सही हैं। साइनोकोबैलोमीन कारक अल्पता से हो जाएगा। आर्गो कैल्सीफेराल का रिकेट्स के साथ हो जाएगा। ओके, अगला है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। तो फर्स्ट है आपका जैसे विटामिन बी1 संतरा, और बी है विटामिन डी यकृत तेल, और सी है विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, और डी है विटामिन के अल्फाल्फा हो जाएगा। तो जो है इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, कोई भी सम्मिलित नहीं है। ओके, अगला है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, बी1 में या बी2 में या बी6 में या बी12 में। तो कौन सा होगा आपका, तो आपका बी12 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सारे वीडियो हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर जरूर देख लीजिएगा, और लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी तैयारी 3rd और 4 के लिए साइंस जियोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आपके जो क्वेश्चंस हैं ये 1992 से 1924 तक जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 9 और 10th में, 11 और 12th में वही क्वेश्चन हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं। आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज आपके जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके जो विज्ञान के। आई थिंक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साइंस के, तो आप लोग जरूर देखिएगा। 9 और 10th वाले और 11 और 12th वाले और 6 to 8th वाले भी ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो फर्स्ट में है आपका यहाँ पे ऑप्शन में लिनियस, और बी है लैमार्क, और सी है मेंडल, और डी है डार्विन। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, तो क्या होगा इसमें से आपका लैमार्क होगा कि डार्विन होगा कि मेंडल होगा। तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, मेंडल जो है नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डार्विन, डी वाला हो जाएगा आपका। द पुस्तक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है डार्विन ने लिखा हुआ है। ओके, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं और कहीं से ऐसे बनकर नहीं आते हैं। यही क्वेश्चन है जो कि घुमा के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में है आपका, तो ये आपके बीपीएससी प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका से आपसे आई थिंक मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। जो मानव तंत्र में इंसुलिन होता है वसा को करता है कि कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है न्यूक्लिक अम्ल, और ई है मृत में से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट होगा कि वसा होगा कि प्रोटीन की न्यूक्लिक अम्ल। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होगा आपका। थोड़ा डिटेल में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका जो है आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो इंसुलिन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। ओके, इसलिए जिसे डायबिटीज होता है वो इंसुलिन की गोलियां लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, पेनिसिलिन होता है, बी है एस्पिरिन, और सी है पैरासीटामोल, और डी है सल्फाडायाजीन। तो एंटीबायोटिक में आपका क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, और अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। इसमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जौ हो गया, मक्का, गेहूं, तो इसमें से तो पाए नहीं जाते। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चावल। तो आपका यहाँ पे जो है कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा,
चावल हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आप लोगों को जो भी जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करें, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कहते हैं। बी है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान को कहते हैं। और सी है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान को कहते हैं। और डी है कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो कीट संवर्धन में आपका क्या हो जाएगा? तो एक बार आप लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आई थिंक सॉरी यहाँ पे 5 क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जेनेटिक नियम से किसका अध्ययन है। तो जो जेनेटिक्स होता है किसका अध्ययन होता है? मेंडल के नियम, तो ये आई थिंक ये भी नहीं होगा। जैव विकास ये भी नहीं होगा। डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण, तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आपकी आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। और अगला है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए इनमें से किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला है आपका यहाँ पे एक्स किरणें, बी है सूक्ष्म तरंगे, और सी है परा ध्वनि तरंगे, और डी है परावैंगनी किरणें। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? तो आप लोग एक बार जरूर बताइए आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसका आपका हो जाएगा पराध्वनि तरंगे हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल किसे कहते हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए सच्चा फल किसे कहते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे सेब, बी है अंगूर, सी है खजूर, और डी है आलू बुखारा। आलू बुखारा किसने देखा हुआ है और कैसा होता है? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है सच्चा फल कौन सा नहीं है इसमें पूछा है। तो आपका सच्चा फल नहीं है, तो इसमें से आपका हो जाएगा सेब। ओके, सेब हो जाएगा, सच्चा फल नहीं है आपका। और अगला देखेंगे, तो अगला है आपका यहाँ पे सारी ये बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस हैं। अगला यहाँ पे है पाइन, सर, स्प्रूस, सेडार, लार्जियम, स्पाइस आदि मशहूर लकड़ी जो होती है, और क्या कहा है इसमें, उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं ये सब? जैसे पाइनस, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्जियम, इस साइप्रस कहा जाता है। आवृत बीजी पौधे कहेंगे, अनावृत बीजी, और एक बीजी और द्वित बीजी, तो इसे अनावृत बीजी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला आंसर राइट होगा। अगला देखेंगे, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जो लौंग होता है, मसाला होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है, तने से, कि जड़ से, कि फूल की कली से? कहाँ से निकलता है लौंग का मसाला जो होता है? आई थिंक लौंग जो होता है तो वो फूल की कली से निकलता है। ठीक है, अगला देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भाग पूछ लिया हुआ है। शुष्क पत्तियां पूछा है, बी है शुष्क तने, सी है शुष्क बीज, और डी है शुष्क पुष्प कली। तो शुष्क पुष्प कली हो जाएगा आपका। और अगला है अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्यों नहीं है? अदरक जो तना है और जड़ नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी है इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, और सी है यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, और डी है इसमें क्लोरोफिल की कमी है, और ई में उपरोक्त में से कोई भी नहीं है और यह अधिक है। तो क्या होगा इसमें से? क्लोरोफिल की कमी है, कि क्षैतिज रूप से बढ़ता है, कि इंटरनोड होते हैं? तो इसमें इंटरनोड होता है। ओके, तो यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देख लेंगे, अगला है परागण की सुपरिभाषा है। तो परागण की सुपरिभाषा क्या है? पराग का जो कण होता है वो पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है, इसे परागण कहेंगे। और अगला है परागकण का अंकुरण। तो ये सब नहीं होगा, कीटों का फूलना, बीजाणु तक पहुंचना, ये नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ही आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला है पादप कली है। पादप कली क्या है? एक
भ्रूणीय टहनी है, और बी है एक भ्रूणीय पत्ती, और सी है एक भ्रूणपोष, और डी है एक बीज। तो जो पादप की कली होती है वो क्या होती है? तो आपका यहाँ पे टहनी हो जाएगा, एक भ्रूणीय टहनी होगा। ओके। और नेक्स्ट है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? पहला है जीरोफाइट, बी है हाइड्रोफाइट, और सी है हेलोफाइट, और डी है सैक्यूलेंट। तो आपका हो जाएगा हेलोफाइट हो जाएगा। ठीक है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट बोलते हैं। अगला है लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? वरोद्भिद, शमोद्भिद, ग्लाइकोफाइट या लवण लवण मृदोद्भिद। सॉरी, तो आपका यहाँ लवण मृदोद्भिद हो जाएगा। ओके। तो अगला है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, आई थिंक EEG जिसे बोला जाता है, निम्न से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है, और या यकृत के लिए, या अग्नाशय के लिए, या मस्तिष्क के लिए। तो किसके लिए होगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम? तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के लिए? कौन सा वाला ऑप्शन? तो यहाँ पे मस्तिष्क के लिए होगा। ठीक है, ECG का प्रयोग किया जाता है। और अगला है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है? तो इंफ्रारेड होगा, माइक्रोवेव, UV, और डी है एक्सरे। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? इंफ्रारेड का, कि माइक्रोवेव का, या UV, या एक्सरे का? तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपका होगा इंफ्रारेड का। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? अनुकूलन, सहभागिता, और सी है उत्परिवर्तन, और डी है बहुगुण सूत्रता। तो आपका उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है कायिक जनन पर आधारित है, कि आलैंगिक जनन पर, और सी है लैंगिक जनन, और डी हो उपरोक्त में से सभी। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है, मेंडल का बोला है। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका DNA की खोज किसने की थी? तो किसने किया हुआ था? तो जेम्स वाट्स